A very good morning to all of you, and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज, जैसा कि आप जानते हो हमने यूपी पीजीटी का केमिस्ट्री बेंच चलाया हुआ है जिसमें हम पीजीटी ओ केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में हम पढ़ रहे हैं जीओसी। और जीओसी में हमने 10 लेक्चर पूरे कर लिए हैं। आज हमारा 11th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है ना। और अगर हम पीजीटी की बात करें तो वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट चैप्टर है, ये बहुत चीजों को एक साथ लिंक करता है। कैसे लिंक करता है? अगर मैं इसका लिंक करूं पीछे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के साथ, तो वहां पे भी लिंक होता है। वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन से हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वगैरह समझाते हैं। ठीक है। और इसका बहुत अच्छा लिंक होता है रिएक्शंस के साथ। रिएक्शन में बहुत ही ज्यादा यूज होता है इसका। हम जैसे कि H1 रिएक्शन पढ़ते हैं, वहां पे हम कार्बोकैटायन को पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे रिएक्शंस में बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये। हम एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं, वहां पे कार्बोकैटायन पढ़ते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो लेट अस स्टार्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट। उससे पहले अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो लेक्चर्स आने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाले हैं। एंड मैं फिर से कहता हूं कि आप अकेले मत पढ़ा कीजिए, अपने पड़ोसी को साथ लेके आइए, जिससे कि आप उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। ठीक है ना। अपने दोस्तों को साथ लेकर आइए, ग्रुप स्टडी कीजिए। ओके, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो व्हाट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट फर्स्ट ऑफ ऑल? ओके, अगर आपको पता हो कि अगर कोई रिएक्शन होती है, ये मान लो कोई रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट से जा रही है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रही है, तो यहाँ पे हम कंडीशंस लिखते हैं। ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। और कुछ कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, पहले रिएक्शन से सीधा प्रोडक्ट ना बन के रिएक्टेंट से पहले बीच में बनता है इंटरमीडिएट, और फिर वो जाती है इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है, जो बीच में ये स्पीसी बनती है, ये स्पीसी बहुत ही कम टाइम के लिए बनती है। ठीक है। बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, और फिर ये स्पीसी इसलिए स्पीसी कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। तो इसी स्पीसी को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट क्योंकि ये रिएक्शन के बीच में बनता है। अब देखो, जो इंटरमीडिएट कंडीशंस है रिएक्शन के बीच की, वो दो टाइप की कंडीशंस होती है। यानी कि दो चीजें बन सकते हैं यहाँ पे, या तो इंटरमीडिएट बन सकता है या फिर ट्रांजिशन स्टेट बन सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्या होता है इंटरमीडिएट और क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट। हम एक बार अच्छे से देखते हैं, एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना के देखेंगे, वहां पे हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, लेट्स से एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोसीड, एंड इधर मैं ले लेता हूं आपका एनर्जी। और ये कोई रिएक्शन है जो यहां से ये रिएक्टेंट हो गया आपका, और ऐसे जा रही है, और ऐसे। आपने ऐसी रिएक्शन प्रोफाइल्स तो आपने बहुत पढ़ी होगी। ठीक है ना। चलो हम देख लेते हैं एक बार इसे अच्छे से। और अगर मैं बात करूं दूसरी रिएक्शन प्रोफाइल की, इधर एनर्जी है और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, और रिएक्शन कुछ इस टाइप से होके जा रही है। सॉरी, रिएक्शन कुछ इस टाइप से होके जा रही है। ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या हुआ, ये इस टाइप से जो हिल आ रही है, इसमें हिल के बीच में ये यहाँ पे जो डेप्थ आ रहा है, ये क्या है, तो वो अब हम सब जानेंगे। तो ध्यान से देखो जी, अगर मैं बात करूं पहले वाली रिएक्शन प्रोफाइल की, इस वाली की, तो इसमें क्या है, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। और आपको पता है जब भी रिएक्टेंट होता है और जो आपका ये हिल होती है, इसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, उस एनर्जी गैप को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है ना। ओके, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं रिएक्टेंट से चला और कंटिन्यूअसली मैं प्रोडक्ट पे चला गया, और यहाँ पे बीच में जहां पे मैक्सिमम एनर्जी, जहां पे हायर एनर्जी आती है, जो ये बैरियर पे हायर एनर्जी आ रही है, इस हायर एनर्जी को, इस स्टेट को, यहाँ पे जो स्टेट है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो आप देख रहे हो कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या है, यहाँ पे हायर है। ओके, प्रोडक्ट से हम ट्रांजिशन स्टेट पे गए, ट्रांजिशन स्टेट सॉरी रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट पे गए, फिर हम प्रोडक्ट पे गए। अगर यहीं पे मैं थोड़ा सा देखूं तो यहाँ पे देखो, हम रिएक्टेंट टू गए एक ट्रांजिशन स्टेट। देखो ये ट्रांजिशन स्टेट टाइप है ना, तो रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट पे गए, तो ये है ट्रांजिशन स्टेट। समझ में आ रहा है? ओके,
फिर हम क्या हुआ, हमने थोड़ा सा हम नीचे आए और फिर से हम ऊपर गए। मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्टेबलाइजेशन मिला। स्टेबलाइजेशन मतलब एनर्जी कम होना। यहाँ पे एनर्जी थोड़ा कम हुआ, यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम था, एनर्जी थोड़ा कम हुआ, एनर्जी थोड़ा कम हुआ और फिर से एनर्जी बढ़ गया। तो देखो ये वाली चीज फिर से क्या है, ये भी ट्रांजिशन स्टेट है। अगर मैं बात करूं इसे ट्रांजिशन स्टेट 1 कह दूं तो ये हो गया आपकी ट्रांजिशन स्टेट 2। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ट्रांजिशन स्टेट 2 है, और इन दोनों के बीच में जो ये डेप्थ बन रहा है, जो ये यहाँ पे ये एनर्जी कम हो रही है, इसे ही हम कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। तो मींस अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इंटरमीडिएट एक ऐसी स्टेट है जो है तो ट्रांजिशन है, तो एनर्जी में हाई, प्रोडक्ट रिएक्शन से एनर्जी में हाई है, लेकिन वो थोड़ा स्टेबलाइज हो रही है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट से वो क्या हो रही है, एनर्जी में मींस थोड़ा स्टेबलाइज हो रही है। मींस जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। ये इनके कंपैरिजन में थोड़ा स्टेबल होते हैं। मींस जब हम किसी रिएक्शन को करेंगे, जो इंटरमीडिएट बनता है वो थोड़ी देर के लिए बनता है। कुछ इंटरमीडिएट तो ऐसे होते हैं जो काफी टाइम के लिए बनते हैं, लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो बहुत ही कम टाइम के लिए बनती है। और होता क्या है, जनरली वो रिएक्शंस आपकी कंसर्टेड रिएक्शन, मींस क्या होता है, वो रिएक्शन आपकी कंटिन्यूअसली होती रहती है। आपके वहां पे क्या होंगे, साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक और फॉर्म होंगे। लेकिन इस चीज में क्या होगा, अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं तो पहले तो ट्रांजिशन स्टेट बनी, फिर यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, एक अलग ही स्पीसी बन के आएगी जो अनस्टेबल होगी लेकिन ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होगी। फिर वो क्या होगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसी चीज को पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट को। तो आई होप आप लोगों को ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे आगे आगे जब हम इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे वहां पे हम एनर्जी प्रोफाइल के प्रोफाइल से समझते रहेंगे कि किस टाइप से आपका ट्रांजिशन स्टेट और किस टाइप से आपका इंटरमीडिएट वर्क करते हैं। ठीक है ना। आगे हम जाके जब पढ़ेंगे, जब हम कार्बोकैटायन या कार्बो एनायन पढ़ेंगे, वहां पे जब हम रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे कार्बोकैटायंस में, तो वहां पे हम देखेंगे आराम आराम से कि किस टाइप से जो आपका इंटरमीडिएट है वो रिलैक्स हो रहा है, यानी कि इंटरमीडिएट किस टाइप से स्टेबल हो रहा है। तो वहां पे भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए। ओके, लेट अस गो फर्दर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो, तो अब आपको इंटरमीडिएट में कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। हम यहाँ पे कौन कौन से इंटरमीडिएट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, तो टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट में जो हम सबसे पहला इंटरमीडिएट पढ़ेंगे वो होगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन हिंदी में कहते हैं कार्बो धनायन या कार्बोनियम आयन भी कहते हैं हिंदी में, कार्बोनियम आयन। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये होगा आपका कार्बोकैटायन। दूसरा हम यहीं पे पढ़ेंगे, फिर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में भी हम जाके इसे पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। दूसरा हम पढ़ेंगे कार्बन आयन, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं कार्बोनिनायन। आई थिंक इंक खत्म हो गया, जस्ट वेट अ सेकेंड, आई एम फिलिंग द इंक। ओके, तो सेकंड होगा हमारा कार्बन आयन, इसे हम कार्बोनिनायन भी कह देते हैं। थर्ड हम जो यहां पे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं इसे मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। फिर हम पढ़ेंगे कार्बीन, कार्बीन। फिर हम पढ़ेंगे नाइट्रीन, नाइट्रीन, नाइट्रीन ही कहते हैं हिंदी में। फिर हम 6 पे पढ़ेंगे बेंजाइन,
तो ये सब रिएक्शन इंटरमीडिएट हम पढ़ने वाले हैं और इनसे रिलेटेड जो रिएक्शंस होंगे हम वो पढ़ेंगे। और फिर जब हम इसे एक बार पढ़ लेंगे ना इंटरमीडिएट को, तो हमें बहुत अच्छा फील आएगा, क्योंकि जब हम इससे बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, वहां पे आप देखोगे कि आपको किस टाइप से इंटरमीडिएट से रीअरेंजमेंट करना आ रहा है और आपको सब कुछ वहां पे अच्छे से आएगा। तो हम एक एक स्टेप को क्लियर करके चलेंगे। हम इंटरमीडिएट करेंगे, इंटरमीडिएट के बाद में जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वहां पे हम सीखेंगे कि किस टाइप से रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, किस टाइप से उसकी मैकेनिज्म होती है, ठीक है ना, वो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में जब हम रिएजेंट पढ़ेंगे और फिर हम नेम रिएक्शन वगैरह पे रिएक्शंस वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे फील आने वाला है, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकैटायन। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोकैटायन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बोकैटायन। And this is very very important. So what is the mean of carbocation? Means here carbo means carbon and cation means पॉजिटिव चार्ज। मीन्स जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे कार्बोकैटायन कहते हैं। सीधी सी बात है, नाम से तो हमें ये पता चल रहा है, ठीक है ना। कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। सो नाउ देखते हैं क्या होता है कार्बोकैटायन और कैसे ये जनरेट होता है। तो ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास है CH3Cl, let's say I have this compound, this is nothing but methyl chloride और you can say chloromethane। और यहाँ पे होगा क्या, जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कैसे याद रख सकते हो, आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को याद रख सकते हो फोन से। फोन FON ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और इसी के साथ फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, ये सब होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है ना। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। देन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रखी है। हम ये सब चीज आपका जब हम मेन ग्रुप पढ़ेंगे और पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे वहां पे अच्छे से देखेंगे इन सब चीजों को, ठीक है ना। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो होगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी। तो ये क्या करेगा, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी साइड खींच लेगा, ठीक है ना। ऐसे ही होगा ना। और जब यहां से हम इस बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, हमें ये बॉन्ड ब्रेक कराना है, जब इस बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर आएगा माइनस चार्ज। तो ये स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यही कहलाती है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मैंने आपको पढ़ाया था कि दो टाइप के दो टाइप के बॉन्ड लाइसिस होते हैं। कौन कौन से बॉन्ड ब्रेकिंग आप दो टाइप से कर सकते हो, एक तो होता है हेट्रोलाइसिस और एक होता है होमोलाइसिस। बॉन्ड को और यू कैन से हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है ना। बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप के होते हैं। तो जैसे कि आपने बॉन्ड तोड़ा, ये है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, जिसमें क्या होता है आयंस फॉर्म होते हैं। जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही एटम के पास चल जाते हैं। अगर शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के पास इस टाइप से जाए, इस टाइप से एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, और उसमें बनते हैं फ्री रेडिकल्स, उसे हम कहते हैं होमोलाइटिक फिजन। तो हम हेट्रोलाइटिक फिजन की बात कर रहे हैं। होमोलाइटिक फिजन को हम फिर से कहां पे देखेंगे, फ्री रेडिकल्स में देखेंगे। ओके, सो ये आपका कार्बोकैटायन। सो अब हम आते हैं थोड़ा कार्बोकैटायन के ऊपर चर्चाएं करते हैं, कार्बोकैटायन के ऊपर। तो जस्ट हैव अ लुक कार्बोकैटायन। अब आपको पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है। तो यहां पे होगा क्या, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ऐसा क्यों बनाया अभी पता लगेगा, ध्यान से सुनना। कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है और एक है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो हमें पढ़ रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। तो यहाँ पे जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और आपको पता है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर,
कैसी शेप होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। यानी कि यहाँ पे जो शेप है वो कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर है। मतलब कि एक कार्बन है और उससे 3 हाइड्रोजन एक प्लेन में जुड़े हुए हैं और इसके ऊपर है जी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। कार्बन का जो p ऑर्बिटल खाली है उसमें वो यहाँ पे है। तो अगर मैं बात करूं अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 मीन्स ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। अब आपको बताए कोई भी एटम स्टेबल तब होता है, या आप कार्बन की बात करो, स्टेबल तब होगा जब इसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन जब ये अपने वैलेंस सेल में रखेगा तब स्टेबल होगा। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है। कैसी स्पीसी है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये आपका इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लवर, उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है, इलेक्ट्रॉन से लव करता है, इलेक्ट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल होगा कौन? जिसे इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही ऐसा काम करेगा, तो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। अभी जब हम जीओसी में पढ़ेंगे क्या, जब हम पढ़ेंगे रिएजेंट्स पढ़ेंगे, वहां पे न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल पढ़ेंगे, वहां पे आपको पता लगेगा इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है। जो ऐसी जगह अटैक करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होती है उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थिंग्स या इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत? ठीक है जी, अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कार्बोकैटायन के टाइप्स की, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की, ठीक है ना। और वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप। हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे आंख खोल के बैठना है, पबजी खेलना छोड़ना है, ठीक है ना। हम एक एक चीज, एक एक कार्बोकैटायन बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं सबसे पहले कार्बोकैटायन की बात करूं तो सबसे पहले आता है एल्काइल कार्बोकैटायन। अब सभी को पता होगा एल्काइल ग्रुप क्या होता है। यहाँ तक हम आ चुके हैं, ठीक है ना। हम पीजीटी, हम टीचर का फॉर्म भर रहे हैं, तो हमें ये तो पता ही होगा कि एल्काइल ग्रुप होता क्या है। देखो किसी भी एल्केन से आप अगर एक H को निकाल दो तो जो ग्रुप बचता है वो एल्काइल ग्रुप होता है। जो ग्रुप बचता है, जो समूह बचता है वो एल्काइल समूह या एल्काइल ग्रुप होता है। तो CH3 जैसे कि मिथाइल ग्रुप है, ये आपका इथाइल ग्रुप है। ऐसे ही आपका प्रोपाइल ग्रुप होता है C3H7, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा। अब हम बात कर रहे हैं उन कार्बोकैटायन की जो एल्काइल कार्बोकैटायन होते हैं। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं CH3 प्लस की और मैं बात करता हूं CH3 CH2 प्लस, CH3 CH3 प्लस, CH3 प्लस। तो आप यहां पे ध्यान से देखो, जो कार्बोकैटायन वाला कार्बन है वो अदर 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया? टर्सरी कार्बोकैटायन। हम 12th क्लास में पढ़ लेते हैं। या तृतीय कार्बोकैटायन या तृतीय कार्बोधनायन, ठीक है ना। टर्सरी कार्बोकैटायन हो गया, ये हो गया आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये हो गया आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन। और ये क्या है? ये है मिथाइल कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन, और इसका नाम क्या होगा? इथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है ना। आइसोप्रोपाइल ऐसे ही होगा आपका। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है ना।
तो ये होगा आपका मिथाइल कार्बोकेटायन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये आपके क्या कहलाते हैं, एल्काइल कार्बोकेटायन, क्योंकि ये सब एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप के ऊपर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो ये सब कहलाते हैं एल्काइल कार्बोकेटायन। और ये है एल्काइल कार्बोकेटायन का क्लासिफिकेशन, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है, मिथाइल कार्बोकेटायन होता है। अगर मैं इनमें थोड़ा सा बात करूं स्टेबिलिटी की, वो आप पहले पढ़ चुके हो, हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने अच्छे से पढ़ा है, वैसे तो इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा है, लेकिन हम इन पे हाइपर कॉन्जुगेशन ही लगाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो अगर बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने जीओसी में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग पहले जाइए वो वीडियोस देखिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के, मैंने वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जिस कार्बन पे कार्बोकेटायन है, ये आपका इसके अल्फा कार्बोकेटायन ये है, ये भी अल्फा ही है और ये भी अल्फा ही है, और अल्फा के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होगी। यहाँ पे 6 अल्फा कार्बन है तो यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होगी। यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन है तो यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। तो अब अगर मैं बात करूं जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होगी उतना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, उससे कम ये, उससे कम ये और सबसे कम ये। तो ये ऑर्डर होता है कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का, जो हम पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे। हाइपर कॉन्जुगेशन से हम इसे समझते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप कार्बोकेटायन की, एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे हम बार बार कहीं भी जाएंगे और उस कार्बोकेटायन के बारे में बस सीधा कह देंगे कि ये कार्बोकेटायन नहीं बनेगा क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो आप उसे ध्यान से देखना, उस कार्बोकेटायन की अब हम बात करने वाले हैं। चर्चाओं में आ रहा है दूसरा कार्बोकेटायन, दैट इज योर ब्रिज हेड कार्बोकेटायन। विच कार्बोकेटायन इज इट? इट इज ब्रिज हेड कार्बोकेटायन। नाम से पता लग रहा है कि जो कार्बोकेटायन होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन के ऊपर, वो ब्रिज हेड पे होगा। कहां पे होगा? ब्रिज हेड पे होगा। और सबसे पहली नोट करके एक बात लिख लो, नोट करके एक बात लिख लो कि दिस कार्बोकेटायन इज हाईली अनस्टेबल। ये कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों? हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक ब्रैड्स रूल। क्या पढ़ेंगे? ब्रैड्स रूल के अकॉर्डिंग कभी भी जो आपका ब्रिज हेड कार्बन होता है उस पे ना तो कभी कार्बोकेटायन बनता है, ना ही उस पे कभी एल्कीन आती है, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन हो जाता है। तो अभी आप इतना याद रखोगे कि ब्रैड्स रूल के अकॉर्डिंग कभी भी ब्रिज हेड पे कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। तो ब्रिज हेड का कार्बोकेटायन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो हम इसे फॉर्म ही नहीं करेंगे। जब आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हम कहीं पे यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म ही नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड में देख रहे होंगे ये कार्बन है ब्रिज हेड कार्बन। अगर मैं यहाँ पे कार्बोकेटायन बना दूं, यहाँ पे इस ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटायन बना दूं, तो ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। क्या होगा? बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, लेकिन अगर कार्बोकेटायन बना ही दिया और दो टाइप के कार्बोकेटायन बना के मुझे एग्जाम में दे दिए और मुझसे पूछ लिया कि कौन सा इनमें ज्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? वैसे तो दोनों ही अनस्टेबल होंगे, लेकिन दोनों में अगर मैं दो में बात करूं, देखो हम हमेशा कुछ गधों में घोड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी कि बहुत सारे खराब चीजें हैं तो उनमें से अच्छे ढूंढने की चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं ना। तो वही यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों अनस्टेबल है, लेकिन अगर मैं फिर भी इन दोनों में कंपेरिजन तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो ये होगा जी ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे जनरली हुआ क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन रही है, यानी कि थोड़ा रिंग बड़ी बन रही है।
और आपको पता है रिंग जितना बड़ी होती है, वैसे हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि रिंग जितना बड़ी हो जाएगी उतना स्ट्रेन कम होता है। तो इसमें स्ट्रेन कम होगा, इसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा, इसलिए थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? जितना ज्यादा लार्ज रिंग होगी, बड़ी रिंग होगी, उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो आप इसे माइंड में रख लो या कहीं पे कॉपी में अपना नोट कर लो। ओके ये था ब्रिज हेड कार्बोकैटायन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। ठीक है जी, चलो आप नोट कर लेना, इसे पॉज करके नोट कर लेना जी। अगर नेक्स्ट थर्ड टाइप के कार्बोकैटायन की बात करें तो मैं कह रहा हूं एक एक जो हेडिंग यहाँ पे आ रहा है ना वो लाखों लाखों रुपए का हेडिंग आ रहा है, इसलिए आप बहुत लाखों की बात मैं कर रहा हूं, इसलिए आप प्लीज वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, वीडियो को पूरा देखे, या तो वीडियो को ना ही देखे, अगर देख रहे हो तो पूरा वीडियो को देखे क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके हम बात कर रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ कार्बोकैटायन की, एंड दिस टाइप ऑफ कार्बोकैटायन इज नोन एज सबस्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। सबस्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, जस्ट वेट अ सेकंड। हाँ जी, कौन सा है जी? सबस्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। अब बहुत ही ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोकैटायन है जी। होता क्या है इसमें, ध्यान से सुनो। जब किसी जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जो कार्बोकैटायन है, अगर उसके अल्फा पोजीशन पे कोई हिट्रो एटम आ जाए जिसके पास लोन पेयर हो, फिर से सुनो, अगर कार्बोकैटायन के अल्फा पोजीशन पे अल्फा पॉजिटिव कार्बन वाले के अल्फा पोजीशन पे अगर कोई लोन पेयर कंटेनिंग हिट्रो एटम आ रहा है, तो वो लोन पेयर कंटेनिंग जो हिट्रो एटम है वो वाया रेजोनेंस उस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है ना, और ये काफी इंपॉर्टेंट कार्बोकैटायन है, इसे हम कहते हैं सबस्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं CH3 CH2O CH2+, इसकी बात करूं, और मैं बात करूं CH3 CH2 CHNH2, यहाँ पे देखो ये है आपका कार्बोकैटायन वाला कार्बन। ठीक है ना, इस अल्फा पोजीशन पे एक लोन पेयर कंटेनिंग हिट्रो एटम है, तो होगा क्या, ये वायर रेजोनेंस इसे स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे भी है, ये भी इसे स्टेबलाइज कर देगा। तो ये कहलाता है सबस्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, क्योंकि इस पे एक कार्बन की पोजीशन हिट्रो एटम द्वारा सबस्टिट्यूटेड है, तो इसलिए इसे सबस्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन कहते हैं। और जो सबस्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन होते हैं वो हाईली स्टेबल, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। समझ में आ रहा है? ओके तो इस टाइप के कार्बोकैटायन बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे कि मैं और एग्जांपल ले लूं, यहां पे अगर कार्बोकैटायन बना दे तो देखो ये कार्बोकैटायन भी इससे रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज है, तो ये भी क्या है आपका सबस्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, वीआईपी कार्बोकैटायन है जी, वीआईपी। गॉट इट? चलो नेक्स्ट नंबर 4 पे होता है जी एरोमेटिक। किस टाइप का कार्बोकैटायन है? एरोमेटिक कार्बोकैटायन। एरोमेटिक कार्बोकैटायन, जब मैंने आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाया था तो वहां पे मैंने कहा था ये आपका सबसे ये आपका VVVIP, जो VVVIP मीन्स ये VIP से भी ऊपर वाला VVIP कार्बोकैटायन होगा। क्यों? मैंने एरोमेटिसिटी में कहा था कि ये कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर कहीं पे कार्बोकैटायन बनने से, अगर ध्यान सुना, अगर कहीं पे कार्बोकैटायन बनने से स्टेबिलिटी आ रही हो या कार्बोकैटायन बनने से कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा हो, मैं एरोमेटिक की बात कर रहा हूं, फिर सुनो, कार्बोकैटायन बनने के बाद एरोमेटिक हो रहा हो तो उसे कहते हैं एरोमेटिक कार्बोकैटायन। और वो क्योंकि एरोमेटिसिटी वहां पे आ गई, रेजोनेंस वहां पे हो गया अच्छे से, तो वहां पे हम कहेंगे कि वो आपका हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन है। और ये कार्बोकैटायन जी सब कार्बोकैटायन से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, एरोमेटिक कार्बोकैटायन। देखो ध्यान से सुनो, यहां पे मैं लेता हूं साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लोप्रोपीन। अब अगर मैं यहां से क्या करूं, यहां पे किसी तरह पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाऊं, क्या लेके आ जाऊं? पॉजिटिव चार्ज। तो देखो पहले जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं था तो ये अनस्टेबल, ये आपका एरोमेटिक नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे sp3 कार्बन है,
यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे sp2। और आपको अब भली बात ही पता है, अगर आपने एरोमेटिसिटी वाला चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज एरोमेटिसिटी के लेक्चर्स जाके देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखो ये प्लेनर नहीं है क्योंकि sp3 प्लेनर नहीं होता, टेट्राहेड्रल शेप होता है। अगर मैं यहाँ पे प्लस बना दूं तो ये भी sp2 हो जाएगा, और sp2 होने से ये पूरा प्लेनर हो जाएगा। और देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक हो गया, और एरोमेटिक हो गया तो अब ये हाईली स्टेबल हो गया। अगर मैं यहीं पे बात करूं सॉरी, इसकी बात करूं तो देखो sp3 कार्बन है तो नॉन एरोमेटिक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस बना दूं तो अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये स्टेबल हो गया, एरोमेटिक बन गया, तो ये भी आपका हाईली स्टेबल हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये एरोमेटिक हो गया। तो इस टाइप से जो आपका कार्बोकेटायन बनने के बाद में एरोमेटिक हो जाते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं जी केमिस्ट्री में, ठीक है ना, याद रखना। समझ में आया? ओके, समझ में आया हो तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। बस इन चीजों को आपको अपने ब्लड में लेके आना है, ब्लड में लेके आना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें है। बाद में हम क्या करेंगे, सबका ऑर्डर देख लेंगे कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, कौन उससे कम स्टेबल, फिर हम करेंगे क्वेश्चन। नंबर 5 पे अगर मैं यहीं पे बात करूं तो एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन, एरोमेटिक के साथ ही पढ़ लेते हैं जिसे एंटी एरोमेटिक को, ठीक है ना। नहीं तो अभी तो बहुत सारे, अभी तो 2-3 स्टेबल कार्बोकेटायन बचे हैं, उन्हें बाद में देखेंगे। तो देखते हैं एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अनस्टेबल, या आप कह लो सबसे कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकेटायन बनने के बाद में चीजें क्या हो जाती है, एंटी एरोमेटिक बन जाती है। और आपको मैंने बताया था जब एरोमेटिसिटी पढ़ाया था कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं यहाँ पे लेके आऊं पेंटाडाइन, तो ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि sp3 कार्बन है, लेकिन अगर मैं यहीं पे प्लस चार्ज बना दूं तो अब ये प्लेनर हो गया, कॉन्जुगेटेड भी हो गया। लेकिन ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये बन गया एंटी एरोमेटिक, और ये एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन तो ये होगा हाईली अनस्टेबल। समझ में आया? तो ये हाईली अनस्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन। समझ में आ रहा है भाई? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। सिक्स पे आ जाते हैं हम। बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बोकेटायन। कौन से कार्बोकेटायन? बेंजाइलिक और एलाइलिक। देखो बेंजाइलिक आपको बता देता हूं क्या होता है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मैं लगा दूं CH2, क्या लगा दूं? CH2, तो ये ग्रुप बेंजाइलिक ग्रुप कहलाता है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर CH2, अब इस CH2 के ऊपर जो भी कुछ लगेगा उसके नाम के आगे बेंजाइलिक लग जाएगा क्योंकि बेंजाइलिक ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस लगा दूं तो ये कार्बोकेटायन बन गया। और कैसा कार्बोकेटायन बन गया? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बन गया। ऐसी अगर मैं बात करूं इस पोजीशन की, तो ये पोजीशन कहलाती है एलाइलिक पोजीशन। कौन सी पोजीशन कहलाती है? एलाइलिक। जस्ट डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला वो एलाइलिक पोजीशन होती है। अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो ये कहलाता है एलाइलिक कार्बोकेटायन। अब ध्यान से सुन लो मेरी बात। तो इनमें देखो बहुत ही अच्छा रेजोनेंस होता है। क्या होता है? रेजोनेंस होता है। तो ये रेजोनेंस के थ्रू क्या होते हैं? स्टेबलाइज होते हैं। प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे ऐसे ये जो डबल बॉन्ड है ये स्टेबलाइज कर रहा है। ये यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है। प्लस आर मतलब रेजोनेंस, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस ग्रुप होता है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ये भी कैसे होते हैं? स्टेबल कार्बोकेटायन होते हैं। कैसे कार्बोकेटायन होते हैं? हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन होते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है जी। यहीं पे वैसे मैं अगर बात करूं, अगर मैं इसमें ही एक बात करूं नेक्स्ट टाइप की, वैसे उसे तो हम देखते ही पहचानेंगे, उसकी हम बात भी नहीं करते, लेकिन मैं बता देता हूं। आप 6 नंबर जो भी लिखना चाहते हो लिख लो। चलो मैं 7th नंबर लिखवा देता हूं। sp2 कार्बोकेटायन, और यहां पे आप विनाइलिक कार्बोकेटायन। देखो जी ध्यान से सुनना,
अगर कहीं पे sp2 कार्बन पे, अगर कहीं पे sp2 sp3 कार्बन पे प्लस चार्ज है, sp2 कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो वो हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों? ध्यान से सुनना, मैंने कहा था जिसमें जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है, अगर मैं sp और sp2 और sp3 की बात करूं तो यहाँ पे जो एस कैरेक्टर है वो 50% एस कैरेक्टर होता है, यहाँ पे 33.3% एस कैरेक्टर होता है, यहाँ पे 25% एस कैरेक्टर होता है। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतना हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग में। ध्यान से रखना, अभी बस आप ध्यान रखना कि ऐसा होता है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। फिर से सुनो, मोर द एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, ये सब हम बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, मेन ग्रुप में भी पढ़ेंगे। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर एसपी में होता है, एसपी में होता है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसमें से कम। तो sp2 में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कभी भी प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो ये अनस्टेबल कार्बोकैटायन है, और इसे आप विनाइलिक कहते हो। क्या कहते हो? विनाइलिक। और विनाइलिक के ऊपर अगर आपका प्लस चार्ज आ रहा है तो ये अनस्टेबल होगा। अगर मैं यहीं पे एक बेंजीन रिंग बना दूं और यहाँ पे प्लस लिख दूं तो ये भी अनस्टेबल होगा। आप यहाँ पे ये मत कहना कि रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस कहाँ हो रहा है भाई, ये तो प्लस चार्ज इसके ऊपर ही लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये sp2 कार्बन के ऊपर लगा है। समझ में आ रहा है? चलो, अब हम इससे आगे एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बोकैटायन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जी मिसलिनियस कार्बोकैटायन। नंबर 8, मिसलिनियस कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन? मिसलिनियस। और मैं कह रहा हूं ये कार्बोकैटायन तो बहुत ही अच्छे से स्टेबलाइज होते हैं। आप देखोगे तो आपको देख के यकीन नहीं आएगा कि ये कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं, बट इनके कारण होता क्या है जब ये कार्बोकैटायन होता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं इस कार्बोकैटायन की, इस कार्बोकैटायन की बात करूं तो भाई साहब बहुत हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन है। कैसा कार्बोकैटायन है? हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन है। क्यों होता है? ध्यान से सुनना, हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, ये बॉन्ड, अब आप देखोगे कि जो ये 3 मेंबर रिंग होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन होता है उसमें। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज याद रखना, जहां पे स्ट्रेन खत्म हो रहा है वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। अगर आप स्ट्रेन कहीं पे रिलैक्स करा रहे हो तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आती है। अगर मैं ये रिंग यहाँ पे ब्रेक कर दूं तो आपको मिलेगा क्या? ध्यान से देखो, कुछ इस टाइप से मिलेगा। ठीक है ना, देखो कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो गया कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है इस बॉन्ड से, और यहाँ पे जो स्ट्रेन था वो भी रिलैक्स हो गया। तो इसके कारण ये बहुत ज्यादा स्टेबल, हाईली स्टेबल होता है। और इस जो यहाँ पे ये हुआ है, ये एक रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, और इसे हम कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। क्या कहते हैं जी? डांसिंग रेजोनेंस। क्या कहते हैं? डांसिंग रेजोनेंस। तो देखो डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं, और डांसिंग रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबलाइज है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये हाईली स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन खत्म हो रही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये कार्बोकैटायन भी क्या होता है, बहुत स्टेबल होता है, मिसलिनियस कार्बोकैटायन। और इसी के कारण आगे जब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे, कहीं पे अगर 4 मेंबर रिंग पे कार्बोकैटायन होगा तो वहीं पे हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करा देंगे और मिसलिनियस कार्बोकैटायन का फॉर्म कर देंगे। वहां पे आप ये नहीं कहोगे कि हम 3 to 4 मेंबर से 3 मेंबर बना रहे हैं, अनस्टेबल होगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, पढ़ेंगे हम। समझ में आ रहा है जी? तो मिसलिनियस कार्बोकैटायन आपको समझ में आया? ओके, इसके आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट कार्बोकैटायन और है आपका, जिसका नाम होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब तक हमने जितने भी कार्बोकैटायन पढ़े वो सब क्लासिकल कार्बोकैटायन थे। कैसे कार्बोकैटायन थे? क्लासिकल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन भाई साहब, अब तक जितने भी कार्बोकैटायन आप ऐसे याद रखो कि वो सब नेचुरली कुछ ना कुछ उनमें होता है। ये देखने में आपको नेचुरल लगेंगे, यानी कि क्लासिकल नहीं लगेंगे, अलग ही लगेंगे ये कुछ। ठीक है, तो हम इन्हें देख लेते हैं, ये क्लासिकल नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस कैसे होते हैं। ध्यान से सुनो जी, अगर मैं बात करूं इस टाइप के कार्बोकैटायन की,
यहाँ पे कार्बोकेटायन है। इस कार्बोकेटायन की बात करूं मैं, ठीक है, और अगर मैं बात करूं इस कार्बोकेटायन की बात करूं, इस कार्बोकेटायन की बात करूं मैं, इस कार्बोकेटायन की बात करूं, और मैं बात करूं अगर इस कार्बोकेटायन की मैं बात करूं, तो ये सब कार्बोकेटायन क्या है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। आपको देखने में लग रहा हो कार्बोकेटायन ही कुछ अलग टाइप के। देखो अब तक जो भी कार्बोकेटायन आप पढ़ते थे वो टेट्रावेलेंट, वो सॉरी ट्राईवेलेंट होते थे, ये टेट्रावेलेंट कार्बोकेटायन हो रहे हैं। तो ये कार्बोकेटायन आपका क्या होते हैं, थोड़े अलग टाइप के कार्बोकेटायंस होते हैं, इन्हें हम कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायंस। ठीक है, ये कार्बोकेटायन आप एडिशन रिएक्शन में जहां पे आप Br2 का एडिशन एल्कीन पे कराओगे वहां पे भी आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट कार्बोकेटायंस हो जाते हैं। जैसे कि इस कार्बोकेटायन में आप देखो तो ये कार्बोकेटायन हुआ क्या, जनरली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज रिंग करंट से हो रहा है, तो ये क्लास नॉन क्लासिकल टाइप से हो रहा है, तो इसे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन हम कहते हैं। यहाँ पे देखो तो आपका ये रिंग है और यहाँ पे आपका प्लस चार्ज है, ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये जो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेन सिग्मा बॉन्ड था, इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के और ये कुछ इस टाइप से कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये भी आपका नॉन क्लासिकल होगा और ये कार्बोकेटायन भी आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है। और ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन भी अच्छे खासे स्टेबल होते हैं। तो ये थे जी हमारे टोटल 9 प्रकार के कार्बोकेटायंस एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एक एक कार्बोकेटायन आपका क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा और काफी इंपॉर्टेंट है जी एक एक कार्बोकेटायन, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, इससे आगे अब हम क्या करेंगे, इससे आगे हम पढ़ेंगे इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑर्डर में हम फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, कैसे आपके स्टेबलाइज होते हैं कार्बोकेटायंस। ठीक है ना, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायंस, फिर हमारा वहां से रिएक्शन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने यहाँ पे लाया हुआ है। ठीक है ना, और फिर से मैं कहता हूँ प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, बाय बाय।